है। क्लास 8 हिस्ट्री में हमारा चैप्टर 1 है हाउ, व्हेन एंड वेयर, जिसको कि आज हम पढ़ना चालू करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि हिस्ट्री किसे कहते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय हिस्ट्री। ठीक है, और फिर हम जानेंगे कि पीरियडाइजेशन किसे कहते हैं, डेट्स की इंपॉर्टेंस क्या है, क्रूशियल डेट्स कैसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ये सारी चीजें आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिर हम लोग चालू करते हैं। सबसे पहले हम लोग चालू करते हैं हिस्ट्री से। ये जो टर्म है हिस्ट्री, इसका क्या मतलब है, व्हाट डू यू मीन बाय हिस्ट्री? स्टडी ऑफ पास्ट। हाँ, वेरी गुड बेटा, इट मीन्स स्टडी ऑफ पास्ट। ठीक है, बट इट मीन्स स्टडी ऑफ पास्ट। पास्ट में भी किस चीज की स्टडी कर रहे हैं, या तो हम किसी पर्सन की स्टडी कर रहे हैं, या किसी प्लेस की स्टडी कर रहे हैं, या किसी इवेंट की स्टडी कर रहे हैं। वेरी गुड, किसी इवेंट की स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, और ये स्टडी भी हम कर रहे हैं किस ऑर्डर में कर रहे हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम लोग इसकी स्टडी कर रहे हैं। तो फिर मेरी हिस्ट्री की डेफिनेशन क्या बनेगी, द डिस्क्रिप्शन ऑफ पीपल, प्लेसेस एंड इवेंट्स ऑफ द पास्ट रिटन क्रोनोलॉजिकली। ये आपका कहलाएगा हिस्ट्री। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल का मतलब होता है बेटा ऑर्डर में किसी चीज को लिखना। फॉर एग्जाम्पल, क्रोनोलॉजिकल में ही हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं हम मुगल एम्पायर का। जब भी हम लोग मुगल एम्पायर के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले जो उसका फाउंडर है बाबर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। बाबर के बारे में हम पढ़ते हैं कि ये 1526 में आया था और 1530 तक इसने हमारे इंडिया में कुछ प्लेस एरिया पर राज किया था। बेसिकली दिल्ली के आसपास ने अपना राज किया था। ठीक है, फिर बाबर के बाद इनका बेटा आता है हुमायूं। हुमायूं ने क्या किया था, हुमायूं ने 2 बार रूल किया था, एक 1530 से लेकर 1540 तक और 1556 से लेकर 1555 से लेकर 1556 तक रूल किया था। ठीक है, फिर ऐसे करते करते इसके बाद हम लोग अकबर के बारे में पढ़ते हैं। अकबर के बाद फिर जहांगीर के बारे में पढ़ते हैं। जहांगीर के बाद फिर हम शाहजहां के बारे में पढ़ते हैं। शाहजहां के बाद एट लास्ट हम लोग औरंगजेब के बारे में पढ़ते हैं। बात समझ में आ गई सभी को? ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, कि हमने ऑर्डर में पढ़ा है, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां और शाहजहां के बाद औरंगजेब। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो चलो फिर आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट आते हैं मेरा टॉपिक, दैट इज डेट्स। ठीक है, डेट्स, तारीख, हिंदी में बोलो तो तारीख, दिनांक, डेट्स। डेट्स बेसिकली क्या होता है, एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम को हम लोग डेट कहते हैं। ठीक है, कि पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, मान लो मई महीने का 5th डे। ठीक है, वो क्या हो गई, एक डे हो गई, 5th मई ऑफ 2025 एक डेट हो गई। ठीक है, अब डेट है, सो व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट? इंपॉर्टेंट क्यों है डेट्स? इंपॉर्टेंट क्यों है डेट? Sir, because that event and birthday तो specific date and time. हाँ, वेरी गुड। ठीक है, ताकि हम लोग जो भी हमारे लाइफ में पर्टिकुलर डेट हमें याद रखनी है कि when is our birthday, our mother and father anniversaries या बेस्ट फ्रेंड्स डेट, बर्थडे डेट, है ना, तो इस चीज के लिए डेट्स हमारी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बेसिकली हिस्ट्री में हमारी डेट्स वाई हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमें हेल्प करता है पास्ट के इवेंट्स को सिस्टमैटिकली
सिस्टमैटिकली एंड क्रोनोलॉजिकली स्टडी करने में। ठीक है, कि एक सिस्टमैटिक तरीके में हम लोग पास्ट की स्टडी कर पाए और उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उसको हम लोग कंपाइल कर ले, उनको इकट्ठा करके ऑर्डर में लगा दे। इसलिए हमें डेट्स इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब डेट्स ही नहीं होती तो मुझे यही नहीं पता लगता कि बाबर कौन से ईयर में आया था इंडिया में, कितने ईयर्स तक उसने हम पर रूल किया, या ब्रिटिशर्स हम पर कितने ईयर्स तक रूल करके चले गए। अगर डेट्स ही नहीं होती हमें इन सब के बारे में पता नहीं लग पाता। ऐसे ही अगर डेट्स नहीं होती ना आपको आपके एग्जाम्स के डेट्स के बारे में पता लग पाता, ना ही आपको अपने स्कूल मदर और फादर की डेट्स के बारे में, बर्थ डेट्स के बारे में पता लग पाता, है ना। सो दिस इज द रीजन व्हाई डेट्स आर इंपॉर्टेंट इन हिस्ट्री एंड एज वेल एज इन आवर डे टू डे लाइफ। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टॉपिक मेरा ये आता है कि हम लोग क्रूशियल डेट्स, ऑफ क्रूशियल डेट। ठीक है, क्रूशियल का क्या मतलब है? इंपॉर्टेंट डे, इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो क्रूशियल डेट्स का मतलब होगा कि हम लोग इंपॉर्टेंट डेट्स को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, उनको सिलेक्ट कैसे करते हैं। सो डेट्स को सिलेक्ट करने का सिंपल सा प्रोसीजर है। ठीक है, क्या करते हैं, जो डेट्स को सिलेक्ट कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड रहता है। ठीक है, मान लो कि मैं किसी भी कंपनी में काम करता हूं। ठीक है, मैं क्या हूं? एम्प्लॉय हूं उस कंपनी का, है ना। तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट डेट क्या रहेगी? सैलरी डेट रहेगी, कि कब मुझे पैसे मिलेंगे, ये मेरे लिए क्या रहेगी? इंपॉर्टेंट डेट रहेगी। ठीक है, अब मान लो मैं उसी कंपनी का बॉस हूं। ठीक है, उसी कंपनी का बॉस हूं, तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट डेट क्या रहेगी? कि जब मैं सभी एम्प्लॉयज की सैलरी स्लिप पर साइन कर रहा हूँ, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट डेट रहेगी। क्योंकि मेरी जेब से पैसे जा रहे हैं। ठीक है, इसलिए वो चीज मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हमें ये देखना होता है कि कौन उन डेट्स को सिलेक्ट कर रहा है। ठीक है, यही मैं बात करूं, ये तो हमारा नॉर्मल डे टू डे लाइफ का एग्जांपल हो गया। ठीक है, तो मैं वही यहाँ बात करता हूं ब्रिटिशर्स की। ठीक है, ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया पर ऑलमोस्ट 200 इयर्स तक रूल किया उन्होंने। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स ने क्या होता था, ब्रिटिशर्स के अंदर हमारे गवर्नर जनरल्स होते थे। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स के लिए जो हमारी इंपॉर्टेंट डेट्स थी वो थी हमारी गवर्नर जनरल की ज्वाइनिंग, कि किस दिन समय उन्होंने ज्वाइन किया, एंड उनकी रिटायरिंग डेट क्या थी, रिटायरमेंट उन्हें किस डेट को मिली, रिटायरिंग डेट। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स ने, हाँ बेटा, नहीं नहीं बेटा, सैलरी तो इनकी मंथ टू मंथ जैसे आज के टाइम में चल रही है ना, मंथ टू मंथ तो मिलती रहती थी। ज्वाइनिंग डेट हो गई जिस दिन इन्होंने ज्वाइन किया। रिटायरमेंट डेट पर कुछ नहीं, इन्हें थोड़ा एज अ पेंशन कुछ कंपेंसेशन वगैरह दे देते थे लोग। ठीक है, हाँ आप कह सकते हो बोनस। ठीक है, जो आज नॉर्मल डे टू डे, वैसे ही इनका भी वैसे ही चलता था। बात समझ में आ गई? सिलेक्शन ऑफ क्रूशियल डेट समझ में आ गया सभी को? चलो फिर हम अपना नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉलोनियलिज्म। ठीक है बच्चों, इस वर्ड का मतलब है जब एक कंट्री किसी दूसरी कंट्री के ऊपर रूल करने लग जाती है, उस टर्म को हमने नाम दिया है कॉलोनियलिज्म। एग्जाम्पल, ब्रिटिश कॉलोनाइज्ड इंडिया, मींस ब्रिटिश ने क्या किया, हम इंडिया पर कब्जा किया। ठीक है, हमारे रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया, हमारी पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरफेयर किया, लॉज बनाए, चेंजेस करे। तो ये सारा किसके अंदर आ गया? इस टर्म के अंदर आ गया। ठीक है, ये हमारे छोटा सा ही टॉपिक था। ठीक है, बस नेक्स्ट है हमारा इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, पीरियडाइजेशन। पीरियडाइजेशन का मतलब है
पीरियड ऑफ टाइम को डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये मेरा एक केक है, ठीक है, हम लोग इमेजिन कर लेते हैं ये केक है। अब केक को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, सो दिस डिवीजन इज नोन एज पीरियडाइजेशन। ठीक है, पीरियडाइजेशन हमारा टाइम से रिलेटेड होता है, ये मैंने आपको केक से बस आपको मतलब समझाने के लिए बताया था। पीरियडाइजेशन हमारा पीरियड ऑफ टाइम से रिलेट करता है, जब हम टाइम को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। टाइम से ही हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हिस्ट्री। हिस्ट्री को क्या है, हमने बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, एंशिएंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न पीरियड। ठीक है, हमने बेसिकली 3 पार्ट्स में इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड कर रखा है। तो ये हमारा जो हमने 3 पार्ट्स में डिवीजन किया है, ये हमारा कहलाएगा पीरियडाइजेशन। इंडियन हिस्ट्री को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न। इसी तरीके से हमारा इन 1870, ठीक है, 1817 में क्या थे हमारे, एक जेम्स मिल नाम के हमारे एक व्यक्ति थे, जो कि एक इकोनॉमिस्ट थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने हमारी इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। इन्होंने हमारी इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, हिंदू पीरियड, मुस्लिम पीरियड, ब्रिटिश पीरियड। हाँ, तो ब्रिटिश पीरियड था, तो जैसे पहले हिंदू तो वो थे इंडियन थे, मुस्लिम थे जो मुगल थे। नहीं, और भी मुस्लिम थे, मुगल नहीं थे। सर तो ब्रिटिश तो जैसे क्रिश्चियन बेटा लिखा क्रिश्चियन ही गया था, बट बाद में जो और आगे हिस्टोरियंस वगैरह आए, उन्होंने ये चेंज करके ब्रिटिश कर दिया। ठीक है, लिखा क्रिश्चियन ही था। सो अब हम बात कर रहे हैं, इन्होंने में डिवाइड कर दिया। उनको लगता था कि जो उनकी यूरोपियन सिविलाइजेशन है, वो इंडियन से लाख गुना ज्यादा आधुनिक, ज्यादा डेवलप्ड है। उन्हें ये लगता था, जेम्स मिल को। ठीक है, उनका ये मानना था कि हम जो यूरोपियंस हैं, ब्रिटिशर्स हैं, वो हम पर एहसान कर रहे हैं, हम पर रूल कर कर। उनका ये मानना था, अकॉर्डिंग टू हिम उनका ये मानना था। ठीक है, तो उनका ये मानना था कि हिंदू पहले रूल करते थे, देन फिर हमारे मुस्लिम्स आए, मुस्लिम्स के बाद हमारे ब्रिटिश लोग ने रूल करना, ब्रिटिश पीपल ने रूल करना चालू कर दिया था। ठीक है, ये मेरा जेम्स मिल ने ये मेरे पीरियडाइजेशन करी थी इंडियन हिस्ट्री की, बट इसमें कई एरर्स थे, ठीक है, जिसको कि हम लोगों ने डिनाई कर दिया। तो ये जो हमारी जेम्स मिल ने दी थी पीरियडाइजेशन, दैट वाज रिजेक्टेड, इट वाज रिजेक्टेड लेटर ऑन हमारी जो इंडियन हिस्ट्री है, इंडियन हिस्ट्री को हम लोगों ने एट द मोमेंट 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, एंशिएंट पीरियड, मिडाइवल पीरियड एंड मॉडर्न पीरियड। ठीक है, समझ में आया सभी को? 3 पार्ट्स में हम लोगों ने हमारी इंडियन हिस्ट्री को एट द मोमेंट डिवाइड किया था, जो कि हमारी एक्सेप्टेबल थी हिस्टोरियंस के द्वारा। ठीक है, तो जो मेरी एंशिएंट हिस्ट्री है, एंशिएंट हिस्ट्री मेरी स्टोन एज से लेकर डिक्लाइन ऑफ गुप्ता एम्पायर तक है।
ठीक है, इसमें हमने पीरियड डिफाइन कर रखा है कि कब से कब तक हमारी एंशिएंट चलेगी, मिडाइवल चलेगी, फिर हमारी मॉडर्न। अब जैसे ही गुप्ता एम्पायर वाज वन ऑफ द पावरफुल एम्पायर एट दैट टाइम, इन एंशिएंट टाइम इट वाज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एम्पायर। ठीक है, सो आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ गुप्ता एम्पायर, ठीक है, जब भी किसी कोई कमजोर पड़ जाता है तो बाहर से कोई ना कोई आकर उन पर क्या करता है, अटैक कर देता है। ठीक है, तो मिडाइवल हमारी स्टार्ट होती है बेटा फॉरेन इन्वेजन से, फॉरेन इन्वेजन्स, फॉरेन इन्वेजन्स, नाम भी आप बहुत ने सुना होगा, मोहम्मद खिलजी, है ना, मोहम्मद गजनी, है ना, मोहम्मद बिन कासिम, ये सारे इस टाइम पर मिडाइवल की स्टार्टिंग में हमारे इंडिया पर उन्होंने अटैक किया था। ठीक है, और मिडाइवल में हम लोग कई सारी एम्पायर्स का राइज और फॉल देखते हैं। वन ऑफ द कॉमन एग्जांपल इज मुगल एम्पायर, ठीक है, विजयनगर एम्पायर। ठीक, तो हमारा जो मिडाइवल पीरियड चल रहा है वो फॉरेन इन्वेजन से लेकर डेथ ऑफ औरंगजेब तक है, जो कि हमारा 1707 में औरंगजेब की डेथ हुई थी। ठीक है, अब मॉडर्न पीरियड, मॉडर्न पीरियड जो हमारा है वो हमारा स्टार्ट होता है एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनी, ओ सॉरी यूरोपियन कंट्रीज। एडवेंट का मतलब होता है बेटा किसी का आना। ठीक है, यूरोपियन कंट्रीज का कहां पर आना है, इंडिया के अंदर यूरोपियन कंट्रीज का आना। मॉडर्न मेरा एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंट्रीज से स्टार्ट होकर मेरा ये चलता है टिल इंडिपेंडेंस, टिल इंडिपेंडेंस। इसके बाद भी हमारी हिस्ट्री है, कैसे हमारे इंडिया ने डेवलप किया आफ्टर इंडिपेंडेंस, वो है हमारी पोस्ट इंडिपेंडेंस। ठीक है, सो हमारा जो मॉडर्न पीरियड है वो हमारा एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंट्रीज। इसके अंदर हम पढ़ते हैं कि सबसे पहले कौन सी कंट्री आई थी हमारी यूरोपियंस की, तो सबसे पहले हमारी आई थी पोर्टुगीज। ठीक है, पोर्टुगीज आई, इनके टोटल नंबर ऑफ कंपनीज मेरी टोटल 5 कंपनीज आई थी, जिसमें फ्रेंच, डच और ब्रिटिशर्स भी उसमें हमारे क्या थे, इंक्लूड किए गए थे। ठीक है, वो लोग हमारे इंडिया में आए थे क्या करने, मसालों की, स्पाइसेस की ट्रेड करने आए थे, कॉटन की ट्रेड करने आए थे, सिल्क की ट्रेड करने आए थे। ठीक है, इस वजह से आए थे। टिल इंडिपेंडेंस हमारा मॉडर्न पीरियड चलता है। ठीक है, सभी को समझ में आ गया? ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक है मेरा इसी में ही, सोर्सेज ऑफ मॉडर्न पीरियड या मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, कि अब आपके दिमाग में आ रहा है कि सर इतना सब कैसे बता रहे हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ तो इनको मिला होगा, एविडेंस मिला होगा या कुछ ना कुछ मिली होगी, किताब मिली, कुछ ना कुछ मिला होगा, वहां से पढ़ के बता रहे हैं। तो यही है, हम लोग अब करेंगे सोर्सेज ऑफ मॉडर्न पीरियड। सोर्सेज ऑफ मॉडर्न पीरियड। ठीक है, तो बेसिकली मेरे 2 सोर्सेज हैं मॉडर्न पीरियड के। वन इज माय प्राइमरी सोर्सेज and the other one is our secondary sources. Very good, secondary sources. ठीक है, अब प्राइमरी सोर्सेज के अंदर फर्स्ट वन इज मेरा आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। आर्कियोलॉजिकल, इसका मतलब है कि हमें जो भी चीज खुदाई करते हुए, ठीक है, खुदाई करते हुए मिली है, वो सारे क्या है, मेरे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं। ठीक है, तो कुछ हमें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज मिले हैं, जैसे वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इज हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, उसके हमें
आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से पता चला था कि हाँ इस तरीके की कोई सिविलाइजेशन है हमारे में। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद हमारा सेकंड वन इज अवर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से मेरे क्या मतलब है, इससे ये मतलब है कि जब ब्रिटिशर्स हम पर रूल कर रहे थे उस टाइम तक हमने हमारी राइटिंग स्किल्स को डेवलप कर लिया था। हम लोग कुछ भी काम करते थे क्या करते थे, उसको हम लिख लेते थे। तो ब्रिटिशर्स ने मेन फोकस किया था लिखने पर। ठीक है, ज्वाइनिंग रिटायरिंग डेट्स वो लोग लिखते थे गवर्नर्स की, कितने गवर्नर्स बन चुके हैं, कितने एम्प्लॉयज हैं, कितनी सैलरी किस किस को जाती है। ठीक है, ये सारी चीजें किसमें इंक्लूड है, मेरी सारी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में। ठीक है, उन्होंने क्या क्या पॉलिसीज पास करी, एक्ट पास करी, क्या क्या एक्शंस लिए, ठीक है, उन सब के एविडेंस हम लोगों को मिले हैं। तो वो सारी चीजें किसमें, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में काउंट हो जाती है। थर्ड वन इज माइन सर्वेज सेंसस एंड पेंटिंग्स। पेंटिंग्स एक्सेट्रा। ठीक है, थर्ड माय प्राइमरी सोर्स इज सर्वे। ठीक है, अब जब ब्रिटिशर्स उस टाइम पर रेलवे के ट्रैक्स को बिछा रहे थे, ठीक है, उनको बिछाने से पहले, सेटअप करने से पहले वो लोग एरिया का सर्वे करते थे कि जो वो लैंड है वो सुटेबल है, कहीं हम लोगों ने सेटअप करी और वो नीचे धंस गई जमीन में। ठीक है, तो उसका पहले सर्वे करते थे। तो जो सर्वे किया है उसका सारा उनके पास क्या रहता था, रिटर्न में रिकॉर्ड रहता था। सेंसस जो आज के हिंदी में हम लोग बोलते हैं जनगणना। ठीक है, सेंसस का मतलब है कि पूरी कंट्री में जा जाके काउंट करना कि टोटल नंबर ऑफ इंडियंस कितने हैं और ब्रिटिशर्स कितने हैं। ठीक है, इन सब का भी उनके पास रिकॉर्ड था और इन्हें बड़ा शौक था, ठीक है, कि पेंटिंग्स खासकर इंडिया की, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर को पढ़ना बहुत पसंद था मोस्ट ऑफ द ब्रिटिशर्स को। ठीक है, तो ये लोग अपनी पेंटिंग्स वगैरह बनवाते थे। ठीक है, वहां से भी हमें पता लगता है कि हाँ ब्रिटिशर्स आए थे, हम पर उन्होंने रूल किया था। बात समझ में आ गई। फोर्थ वन इज माइन न्यूज़पेपर्स मैगजीन्स एक्सेट्रा। एट दैट टाइम न्यूज़पेपर ही एक ओनली सोर्स होता था हम लोगों का ये जानने का कि हमारे इंडियन पीपल के इमोशंस में क्या चल रहा है। मतलब उन्हें मान लो कि जब ब्रिटिशर्स ने प्रेस एक्ट लॉन्च करी थी, प्रेस एक्ट में ये कह दिया था कि न्यूज़पेपर में आप लोग ब्रिटिशर्स के खिलाफ कुछ भी नहीं प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसका रिजल्ट क्या रहा था, तो वो सारी चीजें न्यूज़पेपर में प्रिंट होकर आई थी। मैगजीन्स भी उस टाइम पे काफी फेमस रहती थी। ये सारी चीजें मेरी क्या है, प्राइमरी सोर्सेज ऑफ मॉडर्न पीरियड है। ठीक है, सबको समझ में आ गया। नेक्स्ट चलते हैं सेकेंडरी सोर्सेज। ठीक है, जो मेरे प्राइमरी सोर्सेज होते हैं वो मेरे इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं। ठीक है, क्योंकि इनका हमें डायरेक्ट एविडेंस मिला है। अभी जो सेकेंडरी सोर्सेज है, सेकेंडरी सोर्सेज में कहीं पर मेरी किसी की डायरीज मिली हैं, ऑटोबायोग्राफीज मिली हैं, ग्राफीज मिली हैं, बुक्स मिली हैं, रिव्यूज मिले हैं और बायोग्राफीज मिली हैं। ये सारी चीजें क्या हैं, ये सारी चीजें किसी ना किसी पर्सन ने लिखी होगी, तो उसके पर्सपेक्टिव से ये चीजें लिखी गई हैं। क्या पता वो ब्रिटिशर्स की तरफ ज्यादा बायस हो, इंडियंस की तरफ नहीं, या कोई हो सकता है कोई इंडियन की तरफ ज्यादा बायस हो, ब्रिटिशर्स की तरफ नहीं। ठीक है, इसलिए हमारे सब सारे सेकेंडरी सोर्सेज हैं। ऑटोबायोग्राफीज वो बुक्स होती हैं जो कि पर्सन अपने बारे में खुद ही लिखता है, और वहीं बायोग्राफीज होती हैं किसी पर्सन के ऊपर किसी सेकंड पर्सन ने कोई किताब लिखी हो, दैट इज बायोग्राफीज। बात समझ में आई? ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा व्हाट डू वी मीन बाय हिस्ट्री। ठीक है, डेट्स क्या रहती, क्या कहलाती हैं, क्रूशियल डेट्स का सिलेक्शन कैसे हम लोग करते हैं। देन हमने पढ़ा कॉलोनियलाइजेशन को पढ़ा हमने।
ठीक है। देन हमने पीरियडाइजेशन को पढ़ा, जेम्स वेल के बारे में पढ़ा, उनकी क्या सोच थी हम इंडियंस के खिलाफ वो पढ़ी। ठीक है, हमने हिस्ट्री को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है हमने ये पढ़ा। ठीक है, हिस्टोरियंस किस पर एग्री करे, थोड़ा थोड़ा हमने मुगल के बारे में भी देखा कि पहले कौन आया था, लास्ट में कौन था, औरंगजेब की डेथ कब हुई। ठीक है, उसके बाद फिर हमने मॉडर्न पीरियड देखा कि मॉडर्न पीरियड कब से कब तक होता है। ठीक है, हमने एंशियंट का भी पता लग गया कब से कब तक है, टाइम पीरियड बेसिकली हमें सभी का पता लग गया। तो लास्ट में हमने पढ़ा सोर्सेज ऑफ मॉडर्न पीरियड। हम लोगों ने सोर्सेज ऑफ मॉडर्न पीरियड पढ़ लिया, प्राइमरी सोर्सेज, सेकेंडरी सोर्सेज, सबके बारे में हमने जान लिया है। यहाँ पर इस चैप्टर का एंड होता है। एंड थैंक यू फॉर ऑल ज्वाइनिंग द क्लास।